वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में स्वागत है आपका। हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 11th क्लास में। जो आपकी बुक है पॉलिटिकल थियरी, राजनीतिक जो सिद्धांतों वाली, उसका सेकंड चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रीडम, स्वतंत्रता। कहने को छोटा सा शब्द है लेकिन होने को पूरा एक विचार है, एक ऐसा विचार है जिसने पूरी दुनिया के जो इंसान हैं, सारे देश हैं, सारे राज्य हैं, उनको प्रभावित किया है। बल्कि सबकी नीति निर्धारित करने का जो कानून बनते हैं, वो कानूनों का सबसे पहला बेस यही होता है, सबसे पहला आधार स्तंभ यही होता है कि स्वतंत्रता जो है वो किस तरह से कायम रखी जाए। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम, क्योंकि पिछले जो भी वीडियोस आए हैं उनमें हम काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं स्वतंत्रता के बारे में। हमने ये देखा कि स्वतंत्रता के आइडियल्स कौन कौन से हैं, नेल्सन मंडेला के बारे में हमने पढ़ा, आंग सान सू की के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने स्वतंत्रता के और भी एस्पेक्ट्स डिस्कस किए थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों को जाना। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जो स्वतंत्रता है वो किस प्रकार से नकारात्मक भी हो सकती है और किस प्रकार से सकारात्मक भी हो सकती है, यानी इसके आयाम कैसे हैं, इसके एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, इसके बारे में पढ़ रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि टू डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम, दो स्वतंत्रता के जो आयाम होते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला आयाम हम मान सकते हैं द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स, बाहरी बाधाओं का अभाव। स्वतंत्रता से हम क्या समझते हैं? कोई जानवर है समझ लीजिए, अगर उसको बांध के रखा हुआ है तो इसका मतलब वो स्वतंत्र नहीं है। उसकी रस्सी खोल दो या उसका जो भी बंधन है वो खोल दो, वो फ्री है, वो स्वतंत्र है। लेकिन क्या इंसान को रस्सी में बांध कर रखा गया जो हम ये कहें कि हम स्वतंत्र हैं या नहीं है? नहीं ना। इंसान के लिए और भी कई सारी जो है बाधाएं हो सकती है, या ऐसा कह सकते हैं कि बंधन हो सकते हैं। चाहे वो बंधन सामाजिक हो, चाहे वो बंधन आर्थिक हो, तो ऐसे जो कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं इनका अभाव स्वतंत्रता कहलाता है। लेकिन क्या वास्तव में ये कॉन्स्ट्रेंट्स हमारे जीवन के लिए जरूरी नहीं है? सोचिए कि अगर मुझे जीना है, ठीक है, और मुझे बिना समाज के क्या मैं अपने जीवन को इमेजिन कर सकती हूँ? क्या मैं बिना समाज के ये कल्पना कर सकती हूँ कि मैं समाज के नियम ना मानूं और फिर भी अच्छे से जीवन जी सकूं? ऐसा तो नहीं होता। तो अगर मैं नियमों को मान रही हूँ, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैंने बंधनों को स्वीकार कर लिया है। दूसरा एस्पेक्ट या दूसरा पहलू इसका है फ्रीडम एज द एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्रेस वंस सेल्फ। अपने आप को जाहिर करने की जो स्वतंत्रता होती है वो इसका दूसरा आयाम है। पहला है बाहरी बाधाओं का अभाव और दूसरा है स्वयं को अभिव्यक्त करने के अवसरों के विस्तार के रूप में स्वतंत्रता। मुझे मेरी बात कहने का, मुझे मेरा मनचाहा काम करने का जो भी हक है, जो भी मुझे अपने आप को अभिव्यक्त करने का जो मौका है, जो अवसर है, जो अपॉर्चुनिटी है, वो स्वतंत्रता का दूसरा आयाम है। यानी कहने का मतलब बंधन है, लेकिन उन बंधनों में से मुझे अपने ग्रो के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए क्या क्या मौके मिल रहे हैं, वो भी स्वतंत्रता ही है। तो अगर हम इन दो एस्पेक्ट की बात करें, अगर हम इन दो आयामों की बात करें, तो स्वतंत्रता के दो तरह के जो है मतलब निकल के सामने आते हैं। पहला है नेगेटिव, या जिसको हम नकारात्मक स्वतंत्रता कह सकते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता, नाम ही नकारात्मक है, ये नकारात्मक किसी भी मामले में नहीं है, किसी मामले में गलत नहीं है, ठीक है ना। नकारात्मक स्वतंत्रता किसको कह सकते हैं? डिफाइन एंड डिफेंड इंडिविजुअल एज एन इनवॉयलेबल। इनवॉयलेबल यानी कि किसी भी व्यक्ति के जो व्यक्तित्व को पहचानने और बचाने का जहां प्रयास किया जाता है, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को, उसको इनवॉयलेबल की श्रेणी में रखा जाता है। कहने का मतलब ये है कि मैं अगर समाज में जाऊं, ठीक है ना, उसके बाद में मुझे देखना होगा कि मैं किसके साथ किस तरह से बिहेव करूं, ठीक है। मुझे ये सोचना होगा कि क्या मेरा बिहेवियर सबके साथ एप्रोप्रिएट है। लेकिन अगर मैं अपने साथ हूं, अपने साथ होने का मतलब अगर मैं अकेले हूं और उस समय मेरा बिहेवियर मेरे साथ कैसा है वो तो मेरा निजी मामला है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो है वो नकारात्मक स्वतंत्रता की श्रेणी में इसलिए रखी जाती है क्योंकि उस समय व्यक्ति पर किसी का भी बंधन नहीं होता। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप घर में रहते हैं, घर में आपके 10 मेंबर हैं, ठीक है, दादा दादी भी हैं, मम्मी पापा भी हैं, आपके भाई बहन भी, टोटल मिला के आप 10 जने हो। जब आप खाना खाने सबके साथ बैठे हो
तो आपको देखना होगा कि आप खाना खाते समय ज्यादा आवाज नहीं करो, आप खाना खाते समय ज्यादा ऐसे काम नहीं करो कि सामने वाले को खाना खाने में दिक्कत हो, या आप घर में कोई ऐसा काम नहीं करो कि आपके दादा दादी को दिक्कत हो, आपके मम्मी पापा को प्रॉब्लम हो, चाहे इकोनॉमिकली चाहे उनके फिजिकली कोई भी तरह की। लेकिन जब आप अपने कमरे में जाओ तो उस वक्त आप सोना चाहो सो सकते हो, उस वक्त आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, उस वक्त आप, तो यानी कि वो एक स्वतंत्रता जो इंसान को सिर्फ उसी के दायरे में मिलती है, उसको नकारात्मक स्वतंत्रता की श्रेणी में रखा गया है। नो एक्सटर्नल अथॉरिटी कैन इंटरफेयर एंड इंडिविजुअल हैज द राइट टू डू व्हाटएवर वन लाइक्स। ये सबसे बड़ी बात है इस स्वतंत्रता की कि कोई भी बाहरी सत्ता हस्तक्षेप नहीं कर सकती और व्यक्ति को जो कुछ भी पसंद है वो उसको करने का अधिकार है। ये कहाँ है? ये दायरा खुद के आसपास का दायरा है। मैं अगर कुछ करना चाहूं, जैसे मैंने चुना, मैंने अपना प्रोफेशन टीचिंग चुना, तो मुझे वो स्वतंत्रता है कि मैं उस एस्पेक्ट से या उस क्षेत्र में अपने आप को ग्रो करूं। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहे तो उसको स्वतंत्रता होगी कि वो अपनी स्टडी को उस तरफ ले जाए, ठीक है ना। तो ये सब चीजें किस श्रेणी में आती है? नेगेटिव की जो श्रेणी है उसमें आती है। अब आप कहेंगे कि इनको नकारात्मक क्यों कहा गया है? इनको नकारात्मक इसलिए भी कहा गया है कि कई बार इंसान इस लिहाज से बहुत गलत तरीके से अपने आप को इंटरप्रेट कर देता है। तो ऐसे में, और दूसरा समाज जो है, जो हमारी सोसाइटी है या जो होल जिसको हम कह सकते हैं, वो होल कभी भी इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसलिए इनको नकारात्मक स्वतंत्रता की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि इन पर सरकार का, समाज का या किसी भी बाहरी सत्ता का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। इसके हस्तक्षेप के क्षेत्र पर बहस बड़ी होती है। लोग बहस बहुत करते हैं कि कहाँ कितना इंटरफेयर किया जाए, तो इस चीज पर बहस बहुत होती है, क्योंकि ये दायरा बहुत ज्यादा विवादित है कि कहाँ पर इंटरफेयर किया जाना चाहिए, कौन से ऐसे क्षेत्र है जहां इंटरफेयर नहीं किया जाना चाहिए। इसको आप एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे देखें कि जैसा मैंने अभी आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि आप अपने घर में रहते हैं, ठीक है ना, और आप अपने कमरे में जाने के बाद फ्री है कि आपको सोना है, आपको बैठना है, आपको पढ़ना है, ठीक है ना, आपको बेड पे सोना है, आपको जमीन पे सोना है, तो वो तो आपकी अपनी होनी चाहिए कंसेंट कि आपको क्या करना है। लेकिन अगर कोई इसमें इंटरफेयर करता है, लेकिन सही के लिए करता है, आप इसको ऐसे देखिए कि बाय ए चांस किसी को अगर कमर में प्रॉब्लम है कि दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, चाहे सर्वाइकल पेन हो रहा है, तो ऐसे में अगर उसको ये कहा जाए कि भाई आप पलंग पे मत सोइए, आप नीचे सोइए, या आप किसी लकड़ी के तख्ते पर सोइए ताकि आपकी सर्वाइकल पेन सही रहे, आपका दर्द जो है वो नहीं हो आपको, तो क्या वो इंटरफेरेंस माना जाएगा या वो कंसर्न माना जाएगा? क्या वो हस्तक्षेप माना जाएगा या वो उसके लिए चिंता मानी जाएगी? ये बड़ा बहस का मुद्दा बन जाता है कई बार कि पर्सनल जो स्पेस होता है, जो व्यक्तिगत क्षेत्र होता है, उसमें कहां तक हस्तक्षेप किया जाना चाहिए, या कौन सी चीज हस्तक्षेप मानी जाएगी, कौन सी चीज नहीं मानी जाएगी। और दूसरा, ये गैर हस्तक्षेप का न्यूनतम क्षेत्र है। न्यूनतम क्षेत्र का मतलब बहुत छोटा है, इसका दायरा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि हम कई बार अपने लिए भी कुछ करते हैं, वो भी दूसरों को इफेक्ट कर जाता है, ठीक है ना। आप इसको लाइट वे में अगर एग्जाम्पल देना चाहें, आपकी मम्मी ये चाहेगी कि मैं आज का दिन अपने लिए निकालूं, तो क्या उस समय आपकी घर की जो परिस्थितियां वो गड़बड़ा नहीं जाएगी? अरे खाना कौन बनाएगा, अरे हमारे कपड़े नहीं मिले, बच्चे परेशान हो जाएंगे, पापा अलग चिल्ला रहे हैं, दादा दादी अलग गुस्सा कर रहे हैं। तो यानी कि कहने का मतलब, अगर आपका पर्सनल स्पेस भी है तो वो न्यूनतम क्षेत्र है, वो एक बहुत छोटा दायरा हो जाता है जहां आप अपने लिए स्वतंत्रता की मांग कर सकते हो। दूसरा है पॉजिटिव लिबर्टी या सकारात्मक स्वतंत्रता। ये जो स्वतंत्रता है ये पूरे समाज के साथ जुड़ी हुई है, या पूरी सोसाइटी, पूरे जो इंडिविजुअल्स हैं उनके साथ जुड़ी हुई है। लिबर्टी लाइज इन द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस, यानी बाधाओं को दूर करने में ही स्वतंत्रता निहित है। एक दूसरे के साथ मिलना, ये स्वतंत्रता कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि सामाजिक दृष्टि से अगर देखा जाए, या इसको अगर पॉजिटिव हम कह सकते हैं, उस दृष्टि से देखा जाए,
तो स्वतंत्रता का अर्थ है एक दूसरे के साथ रहना। अब जब साथ रहना होगा तो हमें एक दूसरे की बात माननी होगी, एक दूसरे के लिमिटेशंस को स्वीकार करना होगा, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझना होगा और एक दूसरे के लिए काम करना होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमारी जो नेगेटिव, जो इंडिविजुअल जो स्वतंत्रता है वो बाधित जरूर होगी, लेकिन इससे हमें विकास करने में मदद मिलेगी। Concerned with the relationship between the individual and the society, व्यक्ति और समाज के बीच संबंधों के बारे में सबसे ज्यादा चिंता की जाती है। ये जो पॉजिटिव फ्रीडम या ये जो सकारात्मक स्वतंत्रता की हम बात कर रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा चिंता किस बात के लिए की जाती है कि व्यक्ति और समाज के संबंध सुधरे हुए रहें। ऐसा कभी नहीं हो कि व्यक्ति और समाज जो है उन दोनों की स्वतंत्रता एक दूसरे से टकरा रही हो। कहने का मतलब ये है, जैसा पिछले वीडियोस में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर आपका घर कहीं ऐसी जगह पर है जहां आसपास कोई नहीं रहता हो, तो ऐसे में आप वहां घर में जोर जोर से म्यूजिक बजा रहे हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहीं आपका घर अगर किसी हॉस्पिटल के पास है, तो ऐसे में क्या आपका जोर जोर से म्यूजिक बजाना सही होता है? नहीं होता है। आप गाड़ी चला रहे हो, हॉर्न बजाते हो, लेकिन क्यों ऐसा होता है कि हॉस्पिटल के नजदीक से निकलते ही बोर्ड लगा रहता है कि नो ब्लोइंग ऑफ हॉर्न, आपको हॉर्न नहीं बजाना है। तो यानी वहां आकर किसी और की स्वतंत्रता के लिए, किसी और की सुविधा के लिए आपकी फ्रीडम को, आपकी लिबर्टी को, आपकी स्वतंत्रता को सीमित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है कंडीशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल पर्सनालिटी, व्यक्तिगत व्यक्तित्व के विकास के लिए शर्तें होती है। ये जो शर्तें हैं, ये जो बंधन है, ये जो कॉन्स्ट्रेंट्स है जिनको हम कह रहे हैं, वो क्या वास्तव में बंधन है? वो किसी न किसी तरह के से हमारे ही विकास के लिए, हमारे लिए बनाए गए नियम हैं। अब मुझे गुस्सा आएगा कि मुझे अपने घर पे म्यूजिक नहीं बजाने दिया जा रहा क्योंकि पास में हॉस्पिटल है। लेकिन सोचिए अगर किसी दिन मैं बीमार हूं और मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूं और कहीं कोई और जोर से लाउड म्यूजिक बजाए, तो ऐसे में क्या मुझे परेशानी नहीं होगी? तो यानी कहने का मतलब ये जो कॉन्स्टेंट्स है, ये जो कंडीशंस है, वो हमारे ही डेवलपमेंट के लिए लगाई गई हैं। इंडिविजुअल इज लाइक ए फ्लावर, ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि व्यक्ति जो है वो एक फूल की तरह होता है। पॉजिटिव जो स्वतंत्रता की विचार है, जो ये सकारात्मक स्वतंत्रता की बात की जाती है, उसमें व्यक्ति को एक ऐसे फूल के रूप में समझा जाता है जिसके बढ़ने के लिए, क्या आप कल्पना कर सकते हो कि जमीन से सीधे ही फूल निकल गया? नहीं निकला ना। बीज होता है, बीज से अंकुरण होता है, पौधा बनता है, पत्तियां निकलती है, तना होता है, जड़ें होती है, कली होती है, उसके बाद में वो फूल बनता है। तो क्या हम फूल की कल्पना बिना इन अंगों के कर सकते हैं? नहीं की जा सकती ना। तो हमारे लिए भी जरूरी है कि अगर हम एक फूल की तरह ग्रो करना चाह रहे हैं, बढ़ना चाह रहे हैं, महकना चाह रहे हैं, तो हमें पत्तियों को भी स्वीकार करना होगा, तो हमें जड़ों को भी स्वीकार करना होगा, तो हमें तने को भी स्वीकार करना होगा, और फिर ही हम फूल की तरह ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो विचार है, ये जो नोशंस हैं स्वतंत्रता के, लिबर्टी के, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट में देखे जा सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे विचार हैं कि जब हम दोनों तरह की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो उनमें कुछ फर्क आते हैं। जैसे अगर हम नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करें, स्वतंत्रता की परंपरा व्यक्ति के लिए ऐसे दायरे की बात कहती है जो अनुलंघनीय हो। यानी कहने का मतलब, जहां मैंने कहा कि ये मेरी पर्सनल फ्रीडम है, ये मेरी अपनी स्वतंत्रता है, ये मेरा अपना क्षेत्र है, तो मैं उसमें से किसी को उल्लंघन करने की जो है वो आजादी दूं या नहीं दूं, ये मेरी इच्छा है। मैं किसी को उसमें एंटर करने की इजाजत दूं या नहीं दूं, ये मेरा कॉन्सेंट है। जिसमें व्यक्ति स्वयं को व्यक्त कर सके, वहां रहने के बाद मैं अपने आप को व्यक्त कर सकूं, मतलब मैं जो हूं वो मेरे दायरे में रह सकूं। अगर यह क्षेत्र बहुत छोटा है तो मानव की गरिमा में कटौती होती है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि नहीं, तुम तो ये भी नहीं कर सकते, तुम तो ये भी नहीं कर सकते, तुम तो ये भी नहीं, तो वो क्या होगा? वो मेरे ही दायरों में कटौती करना हो जाएगा। The tradition of negative liberty calls for an individual range for the individual in which the individual can express himself. ठीक है ना? तो ये जो इंडिविजुअल शब्द आ रहा है, इंडिविजुअल का मतलब खुद, ठीक है ना? हम जब
अकेले होते हैं, हम जब सोचते हैं, क्या सोचने पर किसी का बैन होता है कि आप ये सोच नहीं सकते या आपके दिमाग में ये विचार आ नहीं सकते? नहीं होता है ना। तो वो मेरा एक दायरा है, मेरी सोच, मेरी विचार और फिर उसके बाद में बनी मेरी विचारधारा, वो मेरा कॉन्सेंट है, वो अनुलंघनीय है। अनुलंघनीय का मतलब होता है किसी और के द्वारा उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। If this area is too small, human dignity suffers. अगर ये इलाका, ये दायरा बहुत छोटा होता है तो क्या होता है, मानव की गरिमा सफर करती है, मानव की गरिमा उससे खत्म हो जाती है। ठीक है। और वहीं अगर हम सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करें तो सकारात्मक स्वतंत्रता के तर्क कुछ करने की स्वतंत्रता के विचार की व्याख्या से जुड़े हैं। यानी कि यहाँ हम सोच रहे हैं, हम मान रहे हैं और वो मेरा दायरा है, और यहाँ हम समाज के साथ कुछ करने की बात कर रहे हैं। ये तर्क इस सवाल के जवाब में आते हैं कि मुझ पर शासन कौन करता है। यहाँ तो ये दायरा है कि मेरा शासन कहाँ तक है, मेरा दायरा कहाँ तक है, लेकिन यहाँ तर्क ये आएगा कि मुझ पर शासन कौन करता है। इस प्रश्न का आदर्श उत्तर क्या होगा कि मैं स्वयं पर शासन करता हूं, मैं ही खुद पर शासन करता हूं। द आर्ग्यूमेंट फॉर पॉजिटिव लिबर्टी आर रिलेटेड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द आइडिया ऑफ फ्रीडम टू डू समथिंग। दिस आर्ग्यूमेंट कम इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चंस हु रूल्स मी। और इसका सबसे आइडियल आंसर क्या होगा, आई रूल माई सेल्फ। ठीक है ना। लेकिन मैं अपने आप पर शासन करता हूं का मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे लगेगा कि मैं गलत हूं तो मैं खुद को वहीं तक सीमित कर लूंगा। तो ये परंपरा जो है वो किस में है, ये सकारात्मक स्वतंत्रता में है। लेकिन यहाँ क्या परंपरा है कि मैं किस पर शासन करता हूं। ठीक है ना। और यहाँ परंपरा है हु रूल मी, मुझ पर कौन शासन करता है। तो ये आप बेसिक फर्क इनका समझ पा रहे हो कि यहाँ तो ये है कि मेरे अंडर में क्या है, और यहाँ है कि मैं किसके अंडर में हूँ, मेरे ऊपर शासन कौन कर रहा है। यहाँ मेरे अंडर में जो चीजें हैं उन पर मेरा अधिकार है, यहाँ खुद पर मेरा अधिकार है कि मुझे अपने आप को सीमित करना है। अब जब हम सकारात्मक स्वतंत्रता की बात ही निकली है तो सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें कही जा सकती है कि ये जो स्वतंत्रता के विमर्श की लंबी परंपरा है, जिसके मुख्य विचारक कौन है, रूसो है, हेगल है, मार्क्स है, गांधी है और अरविंद। इन सब विचारकों से प्रेरणा लेने वालों में देखा जा सकता है इस परंपरा का सरोकार, ये इंपॉर्टेंट बात है, इस परंपरा का सरोकार व्यक्ति और समाज के संबंधों की प्रकृति और स्थिति से है। सकारात्मक स्वतंत्रता में जब भी सकारात्मक स्वतंत्रता की बात की जाएगी तो बात ये की जाएगी कि व्यक्ति और समाज के संबंध कैसे हैं। जब नकारात्मकता की बात होगी ना तो सिर्फ व्यक्ति की बात होगी, सिर्फ ये कहा जाएगा कि उसका दायरा कहां तक है। लेकिन जब सकारात्मक की बात की जाएगी तब व्यक्ति और समाज के संबंधों की बात की जाएगी, जहां वन वे प्रोसेस नहीं है कि व्यक्ति को समाज के लिए झुकना पड़ेगा या व्यक्ति को समाज के लिए ये करना पड़ेगा, जहां टू वे प्रोसेस है कि समाज भी व्यक्ति के लिए, उसकी बढ़ने के लिए, उसके विकास के लिए अवसर प्रदान करेगा। ये परंपरा इन संबंधों को इस तरह सुधारना चाहती है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में कम से कम अवरोध हो, यानी विकास होता रहे व्यक्ति का और उसके लिए समाज उसका साधन बने, ना कि उसका अवरोध बने। Positive freedom discussions have a long tradition which can be seen in Rousseau, हेगल, मार्क्स, गांधी, अरविंदो। ये आपको नाम याद रखना है, ये वो सभी विचारक हैं जिन्होंने स्वतंत्रता का हमेशा से पक्ष लिया है। And those who took inspirations from these thinkers, this tradition is concerned with the nature and condition of the relationship between the individual and the society। तो ये इस प्रकार की स्वतंत्रता, इस प्रकार की फ्रीडम या लिबर्टी का मूल स्रोत है। क्या है? that this tradition is concerned with the nature and condition of the relationship between the individual and the society। ठीक है ना, ये इसका मूल विचार है। This tradition seeks to improve these relations in such a way that there is at least obstacle in the development of one's personality।
ऐसा नहीं है कि हमें किसी के लिए भी कोई भी ऑब्स्टेकल लगाना नहीं है। ऑब्स्टेकल होंगे, नियम होंगे, कानून होंगे, प्रतिबंध होंगे, लेकिन वो प्रतिबंध क्यों होंगे? उसी के बढ़ने के लिए, उसी के विकास के लिए। अब एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर बात करेंगे। आपके बुक में ये दिया हुआ है, इसीलिए मैंने इसको ज्यादा चेंज नहीं किया है। आपकी बुक से वैसा का वैसा लिया है ताकि आपको समझा सकूं। इसको आप एक केस स्टडी के तौर पर भी देख सकते हो कि जो हम स्वतंत्रता की बात करते हैं ना, द इश्यू ऑफ ड्रेस कोड, वो स्वतंत्रता में सबसे बड़ा एक मुद्दा कई बार निकल के आता है। आजकल के खासकर जब लड़के लड़कियां होते हैं, वो ड्रेस कोड के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। बड़े बुजुर्ग जब कहते हैं कि ये चीज नहीं पहननी है तो थोड़ा विरोध निकल के आता है, या कई बार कुछ और भी चीजें निकल के आती है। कई बार कुछ ड्रेस कोड के लिए सामाजिक जो है प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। तो ऐसे में ये डिस्कशन का एक बड़ा मुद्दा बन जाता है, बहुत ज्वलंत मुद्दा है। यदि अपने परिधान का चयन अपनी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, भाई हम एक छोटी सी एक केस स्टडी ले लेते हैं, या इसको एक छोटा सा एग्जांपल मान लेते हैं कि अगर हम कहें कि स्वतंत्रता क्या है, कि भाई मैं जैसे चाहे रह सकूं, जो चाहे पहन सकूं, तो ये एक टॉपिक आ गया है कि जो चाहे पहन सकूं। अगर ये मेरे लिए मेरे फ्रीडम की एक्सप्रेशन है, ये मेरी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, तो कुछ स्थितियों को हम देखें कि जिनमें खास तरह के परिधान पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो अब इन स्थितियों को आप क्या कहेंगे? अब स्थितियां क्या है? माओ के शासनकाल में चीन में सभी लोगों को माओ सूट पहनना पड़ता था। तर्क क्या था? कि ये समानता की अभिव्यक्ति है। हम कई बार कपड़ों से डिसाइड करते हैं कि कोई व्यक्ति कितना रिच है, कितना पुअर है, या कितना सोफिस्टिकेटेड है, या कितना वर्ली है। तो हम क्या करते हैं? हम उसको देखकर इस चीज की अभिव्यक्ति कर देते हैं, उसको देखकर इस चीज को ग्रहण कर लेते हैं। तो इसीलिए माओ का जब शासन था चीन में, उस समय ये कहा गया कि सबको माओ जैसा सूट पहनते हैं ना, वैसे ही सूट पहनने पड़ेंगे, ताकि सब व्यक्ति एक जैसे लगे, ना कोई गरीब दिखे, ना अमीर दिखे, ना ऊंची जाति का ना नीची जाति का, ऐसा कुछ भी नहीं हो। इन चाइना ड्यूरिंग माओज regime, all the people had to wear Mao suits based on the argument that it was an expression of equality. तो ऐसे में क्या ये स्वतंत्रता का हनन हो गया? अगर भाई गरीब भी वैसे ही कपड़ा पहन रहे हैं, अमीर भी वैसे ही पहन रहे हैं, तो क्या ये स्वतंत्रता का हनन हो गया? ठीक है ना? तो ये एक बार इन पर चिंतन करना है आपको। सिर्फ एक मौलवी द्वारा सानिया मिर्जा के खिलाफ फतवा जारी किया गया। क्यों जारी किया गया? क्योंकि उसका पहनावा उस पहनावे के खिलाफ माना गया जो महिलाओं के लिए तय किया गया है। कभी किसी भी धर्म विशेष में अगर ये कह दिया गया है कि भाई औरतों को यही पहनना है। अब सानिया मिर्जा आप सब जानते हैं कि वो टेनिस खेलते हैं, तो टेनिस खेलते समय क्या वो उस तरह के कपड़े पहनकर खेल सकती है जैसे उस औरतों के लिए निर्धारित किए गए हैं? क्रिकेट के टेस्ट मैचों में ये जरूरी है कि हर खिलाड़ी सफेद कपड़े पहने। वैसे तो हर टीम के अपनी अपनी ड्रेसेस होती है, अपनी अपनी यूनिफॉर्म होती है, लेकिन जब टेस्ट मैच होता है तो जरूरी है कि हर खिलाड़ी जो है वो सफेद कपड़े पहनकर ही खेले। छात्र छात्राओं को विद्यालय में एक निर्धारित वेशभूषा में रहना पड़ता है। आप जब स्कूल जाते हो तो देखते हैं कि सारे बच्चे एक जैसे एक कलर की यूनिफॉर्म पहन के आते हैं। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं। A fatwa was issued against Sania Mirza for her style of dress that was considered by one cleric to be against the dress code prescribed for women. फिर the rules of a test match in cricket require every cricketer to wear white dresses. Students are required to wear school uniform. अब क्या इन केस स्टडीज को या इन एग्जाम्पल्स को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इस समय हमारे जो कपड़े पहनने की आजादी है उस पर प्रतिबंध है? क्या ये कहा जा सकता है? अब कुछ मामलों में ये कहा जाएगा तो ये प्रतिबंध होगा। अगर हम ये क्रिकेट के मामले में कहेंगे तो ये प्रतिबंध नहीं है क्योंकि ये नियम है, और स्कूल के मामले में कहा जाएगा तो भी ये प्रतिबंध नहीं है। लेकिन शुरू के जो दो एग्जाम्पल्स हमने देखे, क्या उसमें ये प्रतिबंध लगता है? यानी कहने का मतलब ये है कि हमने 4 उदाहरण देखे, चारों उदाहरणों में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता को सीमित किया गया है, और कहीं ऐसा लगता है कि ये स्वतंत्रता के लिए जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो सही है। तो अगर हम ये कहें कि अपनी मर्जी के कपड़े पहनना ही स्वतंत्रता है, तो क्या ये जो उदाहरण दिए गए हैं उन
खांचों में फिट बैठते हैं जो हमने निर्धारित किए हैं, ठीक है ना। तो आइए इसके बाद उस पर बहस करते हैं। अब बहस क्या हो सकता है कि मनचाहे परिधान पर प्रतिबंध लगाना, मनचाहे परिधान पर प्रतिबंध सभी मामलों में न्यायोचित है या केवल कुछ में? हमने 4 एग्जाम्पल देखे, क्या चारों में ये जो बैन लगाए गए हैं वो सही है? इसको इस तरह से डिस्कशन किया जा सकता है कि इन प्रतिबंधों को लगाने का अधिकार किसको है। सबसे पहली बात यह है कि ये प्रतिबंध कौन लगाए। क्या धार्मिक नेताओं को परिधान के मामलों में निर्णय देने का अधिकार होना चाहिए? ये एक बड़ी बहस होती है हमारे देश में भी, कई बार ये मुद्दा ज्वलंत रूप से उठाया जाता है। जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो तो आपको इस तरह के मुद्दों से 2-4 होना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या धार्मिक नेताओं को ये अधिकार है कि वो अपने आप से किसी भी तरह का आदेश जारी कर दे, फतवा जारी कर दे कि ये पहनना है, ये नहीं पहनना है? क्या राज्य को ये तय करना चाहिए कि कोई क्या पहने, जैसा कि माओ के शासनकाल में हुआ? सरकार ये तय करने के लिए बैठी है कि किसी को क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, ठीक है। अब क्या क्रिकेट खेलते समय खिलाड़ियों को पहनावे का नियम तय करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड उपयुक्त संस्था है? तो क्या क्रिकेट बोर्ड अगर ये निर्धारित करता है कि ऐसी यूनिफॉर्म हो तो क्या ये सही है? तीनों ही अलग अलग उदाहरणों की बात है। अब तीनों में से कौन सही कौन गलत ये आप आराम से जो है निर्धारित कर सकते हो। Who has the authority to impose these constraints? Should religious leaders to be given the authority to issue dress code or decree? Can the state decide what should one wear? भाई जैसे माओ ने डिसाइड किया था कि सबको माओ सूट पहनने, क्या स्टेट को, क्या राज्य को, क्या ये सरकार को ये अधिकार है? Should the ICC set down rules for what to wear when playing cricket? क्या ICC को ये अधिकार है कि वो खिलाड़ियों के लिए ड्रेसेस या फिर उनके लिए यूनिफॉर्म निर्धारित करे? क्या प्रतिबंध आरोपित करना अन्यायपूर्ण होता है? क्या हर जगह कॉन्स्ट्रेंट लगाना गलत होता है? क्या हर जगह ये कह दिया जाए कि स्कूल में चलो सब बच्चे यूनिफॉर्म पहन के आएंगे? अच्छा चलो आपके घर पे पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, ठीक है ना, छोटे बच्चे की पार्टी है, और आपने उसकी थीम रख दी, और थीम रख के और जो भी गेस्ट्स हैं उनको बता दिया है कि भाई मैंने तो फेयरी थीम रखी है, आप जैसे भी आओ सबके सब परियों का कुछ न कुछ पहन के आना। तो क्या ये प्रतिबंध हो गया कि आपने ये कह दिया? घरों में हम देखते हैं कि कई जगह जो होता है पर्दा प्रथा जैसी चीजें हैं कि भाई औरतों को सिर पे पल्लू रखना पड़ेगा या पर्दा करना पड़ेगा। क्या वो प्रतिबंध है? कई बार कई जगह ऐसा होता है कि हम चलो शादी के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो आप शादी के लिए अगर जा रहे हो, किसी शादी को अटेंड करने जा रहे हो, उस समय क्या आप स्नीकर्स, पजामाज एंड टी-शर्ट्स पहन के चले जाते हो? क्या उस समय आपका ड्रेस कोड चेंज नहीं हो जाता? तो क्या उसे आप प्रतिबंधों की श्रेणी में लेंगे? कहने का मतलब ये है कि हर प्रतिबंध गलत या सही नहीं होते, हर प्रतिबंध की जो लिमिटेशंस होती हैं वो सही या गलत होती हैं। आरोप को स्वीकार करने के लिए परिणाम क्या होते हैं? क्या माओ कालीन चीन में सभी लोगों को एक जैसे कपड़े पहनने से समाज में गरीबी कम हो गई? ये सोचने की बात है। ये तो कह दिया गया कि आप माओ सूट पहनेंगे ताकि सब एक जैसे लगेंगे। क्यों? क्योंकि चीन जो है साम्यवाद का पक्षधर था और साम्यवाद में ये माना गया कि सबके सब बराबर होते हैं। तो क्या ऐसा करने से कि सबके माओ सूट पहनने से सबकी गरीबी कम हो गई? क्या सब गरीब अमीर हो गए और अमीर गरीब हो गए? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। Is the imposition excessive? Does it diminish the many ways people have to expressing themselves? What are the consequences of expecting impositions? Will the society become equal if everyone dress the same way in the Maoist China? क्या ऐसा हो पाया? नहीं हुआ ना। Or the women being denied the participation in sports if they cannot wear clothes that they would help them to compete effectively? क्या ही फायदा अगर वो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर वो कपड़े नहीं पहन सके जिनसे वो आराम से खेल नहीं सके, तो फिर उस पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने से क्या फायदा? Will the game be affected if cricketers wear colored clothes? क्या इससे गेम प्रभावित नहीं होगा अगर क्रिकेटर जो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं वो अलग अलग प्रकार के रंगीन कपड़े पहनेंगे? तो अगर महिलाएं ऐसे कपड़े ना पहन सके जिसमें वो पुरजोर तरीके से संघर्ष कर पाए, खेल पाए, तो क्या ये माना जाए कि खेल से उनको वंचित कर दिया जाए? या फिर अगर क्रिकेट के खिलाड़ी रंगीन कपड़े पहने तो क्या इससे खेल प्रभावित होगा? यानी ये डिस्कशन के अलग अलग मुद्दे हैं। तो देखो हमने जैसे पहला उदाहरण लिया था माओवाद का, जहां माओकालीन चीन में ये कहा गया कि सब के सब जो है वो माओइस्ट सूट पहनेंगे जिससे सब एक जैसे लगे,
उससे अमीर तो अमीर रहे, गरीब गरीब रहे, फर्क तो नहीं पड़ा, किसी में कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन क्या दिक्कत हुई, लोगों की अपने मन चाहे परिधान पहनने की जो स्वतंत्रता थी उस पर रोक लगाई गई। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया था सानिया मिर्जा का, जिसमें ये कहा गया कि फतवा जारी किया गया। लेकिन जैसा हमने अभी पहले भी डिस्कस किया है कि क्या उसे खेलने में दिक्कत नहीं होगी अगर वो वैसे कपड़े पहने जो उसके लिए डिस्क्राइब किए गए हैं। या फिर इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि कोई और व्यक्ति ये कैसे तय कर सकता है कि किसी को क्या पहनना है, ठीक है ना। तीसरा हमने एग्जाम्पल लिया था क्रिकेट का, जिसमें ये कहा गया कि टेस्ट क्रिकेट में सभी को व्हाइट यूनिफॉर्म पहननी होती है। ये सही है, ये अगर कांस्टेंट भी माना जाए तो भी ये सही है, क्योंकि अगर सभी जने, हम सब जानते हैं कि जो टेस्ट क्रिकेट होता है वो क्रिकेट का सबसे बड़ा फॉर्मेट है। आप सारे फॉर्मेट्स के बारे में जानते हो, आपको पता है कि 2020 में सिर्फ 20 जो है ओवर होते हैं, जो 50-50 होता है उसमें 50 ओवर होते हैं। लेकिन जो टेस्ट क्रिकेट होता है वो 5 दिन खेला जाता है, पूरी पारी खेली जाती है सारे खिलाड़ियों द्वारा। तो ऐसे में क्या अलग अलग तरह के परिधान पहनने से खिलाड़ियों का जो ध्यान है वो अलग कुछ आकर्षित नहीं होगा, कुछ उनका ध्यान भटकेगा नहीं, है ना। इसीलिए उनको व्हाइट पहनने के लिए या व्हाइट यूनिफॉर्म पहनने के लिए कॉन्स्टेंट्स लगाए जाते हैं। जहां तक बात स्कूल की करें तो चीन में सभी को एक जैसे कपड़े पहनाना और स्कूल में सभी को एक जैसे कपड़े पहनाना एक दूसरे से बिल्कुल अलग चीजें हैं। स्कूल में जब बच्चे सीखना शुरू करते हैं तो ऐसे में अगर वो अलग अलग तरह के कपड़े पहन के आएंगे तो क्या उनमें शुरू से ही भेदभाव वाली बातें घर नहीं कर जाएंगी। तो ऐसे में जरूरी होता है कि उनको अनुशासन में रहना सिखाया जाए। सिर्फ एक दूसरे के समानता लाने के लिए कपड़े पहनाना अलग बात है और अनुशासन में रहने के लिए यूनिफॉर्म पहनाना अलग बात है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि बेशक अपनी मन मर्जी के कपड़े पहनना अपनी स्वतंत्रता है, अपनी आजादी की अभिव्यक्ति है, लेकिन अगर उस पर कॉन्स्ट्रेंट्स, उस पर प्रतिबंध सही तरीके से लगाए जाते हैं, सही चीजों के लिए लगाए जाते हैं तो उनको स्वीकार किया जा सकता है, जैसा हम क्रिकेट में करते हैं, स्कूल में करते हैं। लेकिन अगर वो प्रतिबंध गलत तरीके से और गलत चीजों के लिए लगाए जाते हैं तो उनको स्वीकार करना भी सही नहीं होता, जैसा कि माओवाद में लगाया गया या जैसा कि सानिया मिर्जा के खिलाफ हुआ था, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज जो हमने डिस्कस किया है उस पर एक बार चिंतन जरूर करना, क्योंकि ये चीजें जो हैं वो आपके एग्जाम में आपकी राइटिंग जो स्किल है उसको बेटर बनाती है, आपके कॉम्प्रहेंशन के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है। तो आपने ये जो स्वतंत्रता के बारे में जो अब तक समझा है उसको अच्छे से वापस अपने नोट्स बनाइए, क्रिएट कीजिए अपने नोट्स खुद, क्योंकि जितना आप खुद से समझ के लिखोगे ना उससे बेटर रास्ता कोई नहीं है मार्क्स गेन करने का, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। कुछ एक जो टॉपिक बाकी रहे हैं अगले कुछ वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।